नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भूगोल विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा अध्याय चल रहा था राजस्थान के खनिज और खनिजों के अंतर्गत हमने विशेषताओं पर पूर्व की 2 कक्षाओं में इसका हम अध्ययन कर चुके हैं और आज की कक्षा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के खनिजों का। तो 1 बाय 1 हम खनिजों को लेकर के चलेंगे, जिनमें हम राजस्थान के खनिजों का उत्पादन और भंडारण क्षेत्र और उन खनिजों की विशेषताओं पर मुख्य बातें करेंगे। तो उनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आज के अध्याय में हम प्रथम खनिज करेंगे लोहा अयस्क। लोहा अयस्क लोहा अंश के आधार पर जो है वो अयस्क को कितने भागों में बांटा गया है? लोहा अयस्क को मुख्यतः 4 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं वो देखिए जरा। पहला पार्ट जो है वो कौन सा है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट प्रकार का अयस्क, मैग्नेटाइट। और दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? दूसरा प्रकार रहता है हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का अयस्क। और तीसरा प्रकार कौन सा होगा? तीसरा प्रकार रहता है लिमोनाइट। लिमोनाइट। और अयस्क के अंतर्गत चौथा प्रकार रहता है सीडेराइट। सीडेराइट। तो लोहा अंश की मात्रा के आधार पर जो पृथ्वी से हमें लोहे के अयस्क प्राप्त होते हैं, वो मात्रा के आधार पर जो लोहे के अंश प्राप्त होते हैं उनके आधार पर कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों के अंतर्गत, जिनमें कौन सा हो गया? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। अब इनके अंतर्गत देखा जाए तो मैग्नेटाइट जो प्रकार का लोहा अयस्क है उसमें लोहा अंश की मात्रा जो है, लोहा अंश की मात्रा, लोहा अंश की मात्रा कितनी तक पाई जाती है? 72% तक पाई जाती है। लोहा अंश की मात्रा कितनी रहती है? 72% तक रहती है। इसी प्रकार से हेमेटाइट के अंतर्गत लोहा अंश की मात्रा कितनी रहती है? 70% तक रहती है। लिमोनाइट के अंतर्गत ये मात्रा कितनी रहती है? ये रहती है 60% तक। और इसी प्रकार से सीडेराइट के अंतर्गत देखा जाए तो लोहा अंश की मात्रा कितनी रहती है? लोहा अंश की मात्रा रहती है 48% तक। तो ये है हमारे पास में जो अयस्क प्राप्त होते हैं, उन अयस्कों के अंतर्गत लोहा अंश की मात्रा के आधार पर इनका हमने विभाजन किया है। अब इस विभाजन के आधार पर देखा जाए तो जो सर्वोच्च गुणवत्ता वाला जो है, सर्वोच्च गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क कौन सा है? तो सर्वोच्च गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क कौन सा रहता है? मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क रहता है। और राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने वाला अयस्क कौन सा है? तो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क जो है वो सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए भी राजस्थान में से इन 4 अयस्कों में से कौन से अयस्क जो है वो राज्य में सर्वाधिक मात्रा में लोहा अंश के रूप में प्राप्त होते हैं, तो कौन सा है? हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क जो है वो राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क नहीं है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर है जहां से उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन अधिकतम उत्पादन जो है वो किस प्रकार के अयस्क का होता है? हेमेटाइट प्रकार के अयस्क का उत्पादन जो है वो राजस्थान से किया जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए जो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क है इसे एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? काला लोहा के रूप में पुकारा जाता है।
काला लोहा। तो काला लोहा जो है वो किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट प्रकार के लोहा ऐसक को कहा जाता है। तो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा ऐसक जो है वो लोहा ऐसक में से सर्वाधिक गुणवत्ता वाला लोहा ऐसक है और इसके अंतर्गत 72% तक लोहा अंश की मात्रा पाई जाती है और इसे काला लोहा के रूप में पुकारा जाता है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न कोटि का लोहा ऐसक है, तो निम्न कोटि का लोहा ऐसक कौन सा है? निम्न कोटि का लोहा ऐसक होता है सीडेराइट प्रकार का लोहा ऐसक। तो सीडेराइट प्रकार का लोहा ऐसक जो है वो निम्न कोटि का, और सर्वोच्च कोटि या सर्वोच्च गुणवत्ता वाला लोहा ऐसक कौन सा है? मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा ऐसक रहता है। अब देखा जाए तो विशेषता से प्रश्न पूछा जाता है। विशेषता से यदि प्रश्न पूछा जाए तो एक प्रश्न बनता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न होता है कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर, पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर सर्वाधिक अयस्क पाया जाता है। भूगर्भ के अंदर सर्वाधिक अयस्क पाया जाता है। तो कौन सा अयस्क जो है वो भूगर्भ में सर्वाधिक पाया जाता है? तो लोहा अयस्क। कौन सा रहता है? लोहा अयस्क जो है वो सर्वाधिक मात्रा में भूगर्भ के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ये यहां से एक महत्वपूर्ण विशेषता के आधार पर प्रश्न बनता है। इसी प्रकार से कुछ एक प्रश्न हैं जो हमें नोट के अंतर्गत ध्यान में रखने हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है? तो पृथ्वी पर जो है वो कौन सी धातु सर्वाधिक रहती है? तो पृथ्वी पर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम धातु जो है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है इस प्रश्न के अंतर्गत? पृथ्वी पर कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है? तो पर शब्द पूछे तो कौन सा रहेगा? एल्यूमिनियम रहेगा। और इसी प्रकार से प्रश्न में पूछा जाए पृथ्वी में, इसकी जगह क्या आ जाए? में शब्द, कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है? तो यहां आंसर क्या रह जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आयरन। पृथ्वी पर पूछे तो क्या रहेगा? एल्यूमिनियम। और पृथ्वी में पूछे तो इसका ही आंसर क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे पृथ्वी पर धातु, तो पृथ्वी पर धातु कौन सी पाई जाती है? तो सिलिका पाई जाती है, सिलिका। पृथ्वी पर क्या पूछे? धातु पूछे, सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। और इसी प्रश्न के आधार पर पूछे कि पृथ्वी पर तत्व पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? O2 जो है वो पृथ्वी के ऊपर तत्व के रूप में सर्वाधिक पाया जाता है। धातु तो कौन सी हो गई? सिलिका। और तत्व कौन सा हो गया? O2 हो गया। तो इस प्रकार के कुछ जनरल प्रश्न जो है वो भी प्रश्नों के रूप में अधिकतम बार पूछे जाते हैं, जो विशेषता के आधार पर महत्वपूर्ण रहते हैं। भी प्रश्न पूछे कि भूगर्भ के अंदर सर्वाधिक अयस्क पाया जाता है, तो लोहा अयस्क। यदि आपने पढ़ा हो तो पृथ्वी के आंतरिक भागों के अंतर्गत जो विभाजन किया था स्वेस ने, और स्वेस ने विभाजन दिया था सियाल, सीमा और नीपे के रूप में। इस प्रकार से उसने विभाजन दिया। जो ऊपरी परत थी वो सियाल, ये दूसरे नंबर की सीमा, और तीसरे नंबर की जो परत थी वो कौन सी थी? नीफे की। भी एक तो कौन सी हो गई? सियाल परत,
और दूसरी कौन सी हो गई, सीमा परत। और आंतरिक जो परत थी पृथ्वी की वो किसके रूप में है, नीफे के रूप में। और नीफे में जो परत है उसमें क्या पाया जाता है, निकिल और फेरियम, यानी कि भारी पदार्थों जो है वो हमारे पास में किस में है, नीफे परत के अंतर्गत भी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। और उसी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहा एसक पाया जाता है। तो उसके आधार पर पृथ्वी के भूगर्भ अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है वो सर्वाधिक क्या रहता है, लोहा एसक रहता है। और पृथ्वी के ऊपर पूछे तो एल्यूमिनियम, और पृथ्वी में धातु पूछे तो आयरन, और इसी प्रकार से पृथ्वी पर अधातु पूछे तो सिलिका। भी यहां पर क्या है, धातु पूछे तो एल्यूमिनियम और अधातु पूछे तो क्या रहेगा, सिलिका रहेगा। और आपसे तत्व पूछे तो क्या रहेगा, O2 रहेगा। तो ये विशेषता हमारे पास में सामान्यतः विशेषता किसकी रहती है, लोहा अयस्क की रहती है। इसके बाद में जो है हम लोहा अयस्क के अंतर्गत हम करेंगे राजस्थान के अंतर्गत लोहा अयस्क का भंडारण और उत्पादन जो है वो किन किन जिलों में और किन किन स्थानों पर अधिकतम होता है। और भंडारण व उत्पादन की दृष्टि से जो है वो राज्य के कौन से क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आइए अपने उनके बारे में देखते हैं। ये आ जाएगा आपके पास में राजस्थान का मानचित्र। इस राजस्थान के मानचित्र के आधार पर ही जो है वो हमें आंतरिक भाग में राज्य के जिलों को देखेंगे और उसके आधार पर उनके स्थानों को याद रखने की कोशिश करेंगे। अब देखा जाए तो राजस्थान के इस मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत एक पर्वतीय क्षेत्र है। वो पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, अरावली पर्वतमाला रहता है। और अरावली पर्वतमाला क्षेत्र जो है वो खनिजों की दृष्टि से राज्य में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। और यही कारण है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। और इसी प्रकार से संपूर्ण राजस्थान को जो है वो क्या कहा जाता है, पूरे भारत में खनिजों का अजायब घर के रूप में पुकारा जाता है। खनिजों का अजायब घर या संग्रहालय कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। अब इस राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर एक जिला पड़ता है और जिला कौन सा है, जयपुर जिला। कौन सा जिला हो जाएगा, जयपुर जिला, जो कि लोहा एसक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जयपुर का क्षेत्र आ जाता है मोरीजा वानोला, मोरीजा वानोला, वानोला क्षेत्र। तो ये एक पूरी पेटी है मोरीजा वानोला क्षेत्र के रूप में, जो कि खनिज उत्पादन में और किसके, लोहा एसक के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इस स्थान को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि राज्य में उत्पादन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में कहां से होता है, जयपुर से। और जयपुर में कहां से होता है, मोरीजा वानोला क्षेत्र से जो है वो लोहा एसक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसलिए ये जो क्षेत्र है वो राजस्थान में खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है। तो इसके आधार पर इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दूसरा स्थान आ जाता है यहीं पर दौसा जिला, दौसा जिला। और दौसा जिले का भी एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और वो स्थान कौन सा आ जाता है, नीमला रायसेना। नीमला रायसेना क्षेत्र जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। और इसी दौसा का एक दूसरा स्थान और आता है और वो कौन सा है, लाल सोट क्षेत्र, लाल सोट क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्र जो हैं वो लोहा उत्पादन के लिए जो है वो कहां के प्रसिद्ध है, दौसा जिले के प्रसिद्ध है, जिनमें नीमला रायसेना ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरा क्षेत्र कौन सा आता है, लाल सोट क्षेत्र आता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो इस जयपुर के इस ऊपरी क्षेत्र में एक जिला पाया जाता है और जिला कौन सा है, सीकर जिला है। और सीकर जिले के अंतर्गत अगर स्थान देखें तो स्थान कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा नीम का थाना, नीम का थाना क्षेत्र आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसका दूसरा क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, रामपुरा डाबला क्षेत्र, रामपुरा डाबला क्षेत्र आ जाएगा। तो लोहा एसक की दृष्टि से सीकर जिले के ये दोनों क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण रहते हैं। कौन कौन से, नीम का थाना सीकर और रामपुरा डावला सीकर क्षेत्र जो है वो लोहा एसक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
इसके बाद में इसी क्षेत्र के अंतर्गत एक जिला और आ जाता है, और जिला कौन सा है? झुंझुनू जिला। कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू जिला। और झुंझुनू जिले के अंतर्गत भी जो है क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और कौन सा क्षेत्र है? डाबला सिंघाना क्षेत्र। डाबला सिंघाना क्षेत्र जो है उसका संबंध कहां से रहता है? उसका संबंध रहता है झुंझुनू से। तो डाबला सिंघाना क्षेत्र कहां का आ गया? झुंझुनू का। और इधर वाले क्षेत्र में एक और आपका आता है स्थान है, और वो स्थान कौन से जिले के रूप में आता है? अलवर जिले के रूप में। कौन सा जिला आ जाता है? अलवर। और अलवर के अंतर्गत नवीनतम भंडार प्राप्त हुए थे, और वो कौन सा है? राजगढ़। राजगढ़ क्षेत्र। और यहीं पर जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी जो है वो लोहे का उत्पादन होता था, लेकिन अब यहाँ पर नवीनतम भंडारों के और ज्ञात अवशेष जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण है। तो अलवर का कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? राजगढ़ क्षेत्र आ जाएगा। तो ये क्षेत्र जो है वो किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है? लोहा अयस्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इनमें जो है वो जयपुर के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र और आता है, और वो जिला कौन सा है? उदयपुर जिला आता है। उदयपुर जिले के अंतर्गत देखा जाए तो स्थान आता है आपका बहुत महत्वपूर्ण, थूर-हुंडेर। थूर-हुंडेर क्षेत्र। और दूसरा स्थान कौन सा आता है? नाथरा की पाल। नाथरा की पाल। और ये नाथरा की पाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। विराज्य में सर्वाधिक भंडार जो है वो कहाँ पाया जाता है? नाथरा की पाल में पाया जाता है। इसी के अगर अन्य क्षेत्र और देखा जाए जो छितराई हुई अवस्था के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं, वो क्षेत्र कौन से हैं? एक तो है पूरा बनेड़ा। पूरा बनेड़ा क्षेत्र आ जाता है, और दूसरा क्षेत्र कौन सा आ जाता है? इसी का बागोर क्षेत्र आ जाता है। ये दो क्षेत्र जो हैं वो कहाँ के हैं? उदयपुर के। और इन उदयपुर के क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा रहता है? नाथरा की पाल क्षेत्र रहता है, जो भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे पास में उदयपुर प्रदेश के रह जाते हैं। इसके बाद में आपका जिला आता है डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिला जो कि यहां पर है। डूंगरपुर जिले के अंतर्गत देखें तो स्थान कौन सा जाता है? लोहारिया। लोहारिया। एक स्थान का नाम पड़ता है यहां पर है खामरिया। खामरिया। और एक स्थान यहां पर और है जिसे क्या कहते हैं? तलवारा क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है वो किस जिले के अंतर्गत है? डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है। और डूंगरपुर के बाद में इस मध्यवर्ती क्षेत्र में यहां इसके पास ही एक जिला पड़ता है, वो जिला कौन सा है? भीलवाड़ा जिला। और भीलवाड़ा जिले के जो अगर स्थान देखें तो कौन सा आ जाता है? भीलवाड़ा का जाता है इंद्रगढ़ क्षेत्र। इंद्रगढ़ क्षेत्र आ जाता है। दूसरा आ जाता है इसका पादरपाल। पादरपाल क्षेत्र। और तीसरा स्थान आ जाता है इसका डाग क्षेत्र। कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये क्षेत्र, नाम विशेष ही है क्योंकि यहां पर भी छितराई हुई अवस्था के अंतर्गत लोहा अयस्क जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन इन तीन स्थानों के अलावा वर्तमान में जो शोध कार्य किया गया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो शोध कार्य जो है वो छितराई हुई अवस्था के अंतर्गत हमें कहां से मिला है? स्थान का नाम है भीलवाड़ा का एक स्थान है ओज्याड़ा स्थान। ओज्याड़ा जो है वो कहां पर है? ये पड़ता है हमीरगढ़ पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। हमीरगढ़ पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जहां से खोज कार्य हुआ है। और दूसरा जो खोज कार्य हुआ था वो स्थान कौन सा है? वो है जीवों का खेड़ा। जीवों का खेड़ा क्षेत्र है। और ये जीवों का खेड़ा क्षेत्र कहां पर है? ये पड़ता है मांडलगढ़ के अंतर्गत। कहां पर हो जाता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत जो है वो लोहा अयस्क के भंडारों के संकेत हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमारे पास में भीलवाड़ा से दो स्थान, एक तो ओज्याड़ा क्षेत्र और दूसरा जीवों का खेड़ा क्षेत्र जो मांडलगढ़ में है, जहां से हमें भंडारों के संकेत प्राप्त हुए हैं जो करंट विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। तो यहां पर हमें ये दो स्थान ध्यान रखने हैं। तो दोनों स्थान आपके लिए बहुत
महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो कौन सा, ओजियाडा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, जीवों का खेड़ा। तो ये क्षेत्र है हमारे पास में जहां राज्य के अंतर्गत लोहा अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। और इनके अंतर्गत अब हम एक बार देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से रहते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में कौन सा हो जाएगा, एक तो जयपुर का हो जाएगा। जयपुर क्षेत्र जो है वो अति महत्वपूर्ण रहता है लोहा अयस्क के रूप में। वो कौन सा क्षेत्र है, मोरिजा वानोला क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, जयपुर है राजस्थान में, और क्षेत्र कौन सा है, मोरिजा वानोला। और जब प्रश्न पूछा जाए भंडारण की दृष्टि से तो राज्य में भंडार जो है वो सर्वाधिक कहां पर है, तो उदयपुर जिले के अंतर्गत, और क्षेत्र पूछे तो कौन सा आ जाएगा, नाथरा की पाल क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो राज्य में भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में जो है वो लोहा अयस्क प्राप्त होता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रह गई, लोहा अयस्क की। अब इसके आधार पर देखें तो ये जयपुर आ गया। जयपुर के बाद में इधर देखें तो स्थान कौन सा आ गया, सीकर का। सीकर के दो स्थान है आपके पास, एक तो है नीम का थाना और एक कौन सा है, रामपुरा डाबला क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्र कहां के हो गए, सीकर के। इसके बाद में एक क्षेत्र कहां का है, अलवर का, और कौन सा, राजगढ़ क्षेत्र हो जाएगा, और झुंझुनू क्षेत्र हो जाएगा डाबला सिंघाना। अगर दूसरा अगर कोई महत्वपूर्ण देखें इधर तो आपके पास में स्थान जो है वो डाबला सिंघाना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद देखें तो दौसा के जो दोनों स्थान हैं इनमें से जो नीमला रायसेना स्थान है वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नीमला रायसेना क्षेत्र जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और किस स्थान से विशेषता रखता है, दौसा से। तो नीमला रायसेना, दौसा, मोरिजा वानेला, जयपुर, नीम का थाना, सीकर और डाबला सिंघाना क्षेत्र झुंझुनू का प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगर प्रश्न की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए कौन सा, उदयपुर। उदयपुर के दो क्षेत्र अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वो दो क्षेत्र कौन से हो जाते हैं महत्वपूर्ण, एक तो हो जाता है थूरहुंडेर क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है वो कौन सा है, नाथरा की पाल रहता है। और इधर वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत कौन सा आ जाता है, मोरिजा वानोला क्षेत्र आ जाता है। तो दो क्षेत्र उदयपुर के थूरहुंडेर और नाथरा की पाल जो है वो कहां से है, उदयपुर से, और किसके लिए महत्वपूर्ण है, लोहा अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में डूंगरपुर है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, नाम विशेष है, लोहारिया, खामरिया और तलवारा क्षेत्र है जहां डूंगरपुर से लोहा अयस्क की प्राप्ति होने के संकेत मिले हैं। इसके अलावा उदयपुर के अंतर्गत दो अन्य स्थान भी है, पुराबनेडा और बागोर है। लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा जाता है, भीलवाड़ा क्षेत्र, क्योंकि यहां पर वर्तमान में नया भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा जो शोध कार्य किया गया उसके अंतर्गत दो स्थान ओजियाडा और एक जीवों का खेड़ा अति महत्वपूर्ण रहते हैं, जो कि लोहा अयस्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां भंडारों के संकेत प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा जो भीलवाड़ा के स्थान है वो है इंदरगढ़, पादरपाल और डाग क्षेत्र है, जहां से लोहा अयस्क की प्राप्ति के संकेत मिले हैं। तो ये सभी विशेषता जो है वो हमारे पास में किसकी रहती है, लोहा अयस्क की रहती है। तो इस प्रकार से हम में जो है वो लोहा अयस्क की विशेषता और उनके स्थानों को जो है वो हमें ध्यान रखना है, और राजस्थान के अंतर्गत किस प्रकार का अयस्क का लोहा जो है वो अधिकतम मात्रा में प्राप्त होता है उन बातों को ध्यान में रखना है। और ये था हमारे पास में लोहा अयस्क। तो आप लोग इस लोहा अयस्क को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपना नोट्स बना करके इनको तैयार करें, और नेक्स्ट अध्याय में एक नए खनिज के साथ फिर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।